जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट और सी टेट की हम तैयारी कर रहे हैं और आज के जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है सामान्य अध्ययन का। यह हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने यूपी टेट और सी टेट के प्रीवियस ईयर के टॉप क्वेश्चन और साथ ही साथ जो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन से, वे टॉप क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिले। चाहे वो सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे पैट हो, चाहे बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। टॉप 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। अगर आप उसमें से 20 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं ये एग्जाम क्रैक। तो चलिए बिना देर करे हुए जल्दी शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या हॉकी? थॉमस कप और नारंग कप, ये दोनों जो कप हैं वो बैडमिंटन से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। बात करें टेनिस की तो टेनिस से जो संबंधित कप है वो है डेविस कप। कार्बिलोन कप जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है और आगा खां कप और रतन टाटा कप ये हॉकी से संबंधित कप हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी? नैचंद ने, अमोघ वर्ष ने, विज्ञानेश्वर ने या कंबन ने? तो मिताक्षरा पुस्तक के जो रचयिता हैं वो है विज्ञानेश्वर, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। और अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अमोघ वर्ष की जो रचना है वो है कवि राजमार्ग। कौन सी है? कवि राजमार्ग। कंबन की जो रचना है वो है तमिल रामायण, यानी ऑप्शन जो है जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एपिको आंदोलन पी हेगड़े, चिपको आंदोलन एस एल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर, ये शांति घाटी बाबा आमटे? अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो एपी के आंदोलन पी हेगड़े से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर से संबंधित है, मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था और आपने अगर नहीं देखी उस वीडियो को तो देख लें, क्योंकि हर वीडियो में मैंने वे क्वेश्चन लिए हैं जो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या सी टेट यूपी टेट के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए वीडियो को जरूर देखें और पूरी देखें। तो जो गलत आंसर है हमारा वो है शांति घाटी, जो बाबा आमटे संबंधित नहीं है। शांति घाटी जो संबंधित है वो है सुगधा कुमारी से। याद रखना है, शांति घाटी आंदोलन जो संबंधित है वो सुगधा कुमारी से संबंधित है। बाबा आमटे से जो संबंधित है वो है आनंद वन आश्रम, जो कुष्ठ रोगियों के लिए है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस, 30 जनवरी शहीद दिवस, 1 फरवरी तटरक्षक दिवस या 4 मार्च विश्व कैंसर दिवस? देखो, एक ही प्रश्न से आप चार चार प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही तरीका है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा, कि 4 मार्च को विश्व कैंसर दिवस नहीं मनाया जाता। विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब? 4 फरवरी को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम? तो सदीर जिस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है वो है भरतनाट्यम, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। किसका? तमिलनाडु का। संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से? भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से संबंधित है, इसके अलावा कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कथकली जो केरल से संबंधित है, मोहिनीअट्टम भी केरल से संबंधित है, ओडिसी आपको पता है ओडिशा से संबंधित है, और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा एक और शास्त्रीय नृत्य है जो है सत्रिया। क्या है? सत्रिया। ये किस राज्य से संबंधित है? यह है असम राज्य से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है? क्या है? सही सुमेलित नहीं है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए या संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 343? तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से संबंधित है, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। और संघ लोक सेवा आयोग यही गलत है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग जो है वो अनुच्छेद 343 से नहीं 315 से संबंधित है। 343 अनुच्छेद में राजभाषा के जो प्रावधान हैं वे उल्लेखित किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धवन सोडा है पोटेशियम डाइसल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट? ये प्रश्न तो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि धवन सोडा क्या है, तो वो है सोडियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है।
सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग है वो साबुन बनाने, कागज बनाने, कांच बनाने आदि के निर्माण में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। खारे जल को मृदु बनाने, ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि खारे जल को मृदु करने के लिए किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है सोडियम कार्बोनेट का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 से 4 वर्ष के बच्चों में कौन से दांत नहीं होते? कृंतक, रक्षक, अग्रचवर्णक या चवर्णक? तो 3 से 4 वर्ष के बच्चों में जो दांत नहीं होते वे हैं चवर्णक दांत, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। मनुष्य के दांत जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृंतक, अगर इसे मैं रदनक कर दूं रक्षक की जगह रदनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, यानी ये 4 टाइप के जो हैं दांत होते हैं। इनकी संख्या भी एग्जाम में पूछी जाती है। अगर बात करें कृंतक की, तो कृंतक जो दांत होते हैं वे होते हैं टोटल 8। इनका प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है काटने के लिए। रदनक दांतों की जो संख्या होती है वो होती है 4। इनका प्रयोग फाड़ने के लिए किया जाता है। चवर्णक दांतों का और अग्रचवर्णक, इन दोनों दांतों का जो तो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है चबाने के लिए। और अग्रचवर्णक की जो संख्या होती है वो होती है 8 और चवर्णक की होती है 12। तो ये भी आपको याद रख लेना है, कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट कर लेना है। इसके अलावा 3 से 4 वर्षों के बच्चों के जो दांत होते हैं वो होते हैं दूध के दांत। इनकी संख्या जो होती है, यानी बच्चों में दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो होती है 20। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। दांत की जो ऊपरी चमकीली परत होती है यह इनेमल के कारण होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? रक्त में टी कोशिकाएं, मस्तिष्क में घूसर कोशिकाएं, रक्त में लाल कणिकाएं या हीमोग्लोबिन? तो एड्स का विषाणु इनमें से जिसकी वृद्धि को प्रभावित करता है वो है रक्त में टी कोशिकाएं, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। यह एक प्रमुख लिम्फोसाइट होती है। और लिम्फोसाइट क्या होती है? एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। एड्स मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एड्स का विषाणु रक्त में टी कोशिकाओं की वृद्धि को प्रभावित करता है, वृद्धि नहीं होने देता। आपको पता है कि श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? वे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूल संविधान में किसका उल्लेख नहीं था? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या संसद? यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ और लागू किया गया उस समय इनमें से किसका उल्लेख उसमें नहीं था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है मंत्रिमंडल, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल को संविधान में 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ उसमें मंत्रिमंडल को जोड़ा गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है करनाल में, हिसार में, आनंद में या जयपुर में? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जहां स्थित है वो है करनाल, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1923 में। कब? 1923 में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो है हिसार में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है तिलहन उत्पादन से, टीकाकरण से, दलहन उत्पादन से या कृत्रिम सिंचाई विकसित करने से? तो मिशन इंद्रधनुष योजना जो संबंधित है वो है बच्चों के टीकाकरण से, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर, कब? 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो था 2020 तक बच्चों का टीकाकरण करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती? लद्दाख में, तमिलनाडु का पूर्वी तट पर, लाहौल एवं स्पीति पर या उत्तर भारत के मैदान पर? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती वह है तमिलनाडु के पूर्वी तट पर, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? कर्नाटक का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार या बाघेल का पठार? तो अरावली और विंध्याचल के बीच जो पठार अवस्थित है वो है मालवा का पठार, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। और विंध्याचल जो है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार तक फैली हुई है। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखला पूरी 4-5 राज्यों तक फैली हुई है। और इसके अलावा भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है वो है शिवालिक श्रेणी। कौन सी? शिवालिक श्रेणी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? क्या है? सही है। बांदीपुर तमिलनाडु, मानस उत्तर प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान या सिमलीपाल बिहार? एक ही प्रश्न से आपके 4-4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, तो इसलिए ध्यान से समझ के जब टिक लगाना है वहां पेपर में। ठीक है, तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बांदीपुरा तमिलनाडु में स्थित है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि बांदीपुरा जो है वो कर्नाटक में स्थित है। मानस उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये भी गलत है, मानस जो है वो असम में स्थित है।
रणथंभौर राजस्थान में स्थित है, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा ही हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। और सिमलीपाल जो है वो बिहार में स्थित नहीं है, सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा दो और राष्ट्रीय उद्यान हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो है पराम्बिकुलम और एक है पेरियार। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो केरल में स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध हैं? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, मणिपुर या सिक्किम? देखो, भारत के चार ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जो है वो नेपाल से लगती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। यानी ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन है चौथा बिल्कुल सही, क्योंकि इसकी सीमा जो है वो नेपाल से लगती है। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो पड़ोसी देशों की जो संख्या है भारत के वो है 7। 7 पड़ोसी देश है जिनकी सीमा स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश, ठीक है। जलीय सीमा वाले 2 पड़ोसी देश हैं, यानी टोटल जो है वो 9 पड़ोसी देश हैं भारत के। 7 ऐसे हैं जिनकी स्थल से लगती है सीमा हमारी। कौन कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। 2 ऐसे देश हैं जिनकी जलीय सीमा लगती है हमसे। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। अगर चीन से लगने वाले राज्यों की बात की जाए तो 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है वो चीन से लगती है। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। भूटान की बात की जाए तो भूटान से लगने वाले पड़ोसी देशों की संख्या है टोटल 4। ये भी याद रखना है, कभी कोई सा भी आ सकता है ना। तो भूटान से 4 पड़ोसी देशों की सीमा लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से लगने वाले पड़ोसी राज्यों की सीमा भी 4 ही है। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और बांग्लादेश से जो लगने वाले हैं उनकी संख्या भी 5 है इसके बराबर। कौन कौन से? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आपको ये बस कहीं को नोट करके रख लेना है, बाद में इन्हें याद कर लेना अच्छे से। तो फिलहाल तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है चौथा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन निम्न में से किसकी पदावधि में हुआ था? कर्जन, डफरिन, लिटन या रिपन? यानी इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ यानी उसकी स्थापना हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय था वो था डफरिन, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर। कब? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ हुई थी? तो हुई थी मुंबई में। स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। और पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हंटर आयोग का गठन किस लिए हुआ था? संवैधानिक सुधारों के लिए, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए या मोपला विद्रोह की जांच के लिए? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच जो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी उसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कौन सा? तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति को किससे जोड़ा जाता है? कमल एवं चपाती, कमल एवं गेंदा, कमल एवं गुलाब या चपाती एवं तलवार? यानी ये भी इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति के समय जो लोगो था, जो सिंबल था 1857 की क्रांति का, वो कौन सा था? तो वो था कमल और चपाती, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से हुई थी। किसने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो वो कहा है वीर सावरकर ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्रीय मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 15 मार्च 1930 को या 10 अप्रैल 1930 को? तो नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 6 अप्रैल 1930 को, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? तो साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि भाषा में कौन असत्य है? यानी अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन सी लिपि का प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है? खरोष्ठी, ब्राह्मी, अरमाइका या संस्कृत? तो अशोक के अभी तक हमें 14 अभिलेख मिल चुके हैं। तो अब 14 अभिलेखों में अभी तक जितने भी अभिलेख हैं उनमें से एक भी अभिलेख ऐसा नहीं है जिसमें संस्कृत का प्रयोग किया गया हो, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो है ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइका और साथ में ग्रीक भी है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता जो मिली थी वो मिली थी जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध व्यस्तता का युद्ध जो है वो किन शासकों के बीच लड़ा गया? चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस, घनानंद एवं चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस एवं सिकंदर और सिकंदर एवं अम्भी। ठीक है, ये अपरिचित वाला अम्भी नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पोरस एवं सिकंदर, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध लड़ा गया था उसे झेलम का युद्ध, विस्तता का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में पोरस जो है वो पराजित हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या ऋषिपतन? देखो, बोध गया में क्या हुआ था? बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी के तट पर बोध गया में हुई थी, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। और एक और प्रश्न कि निरंजना नदी किसका प्राचीन नाम है? तो अभी वर्तमान में जो फाल्गु नदी है ना, उसका प्राचीन नाम जो है वो निरंजना नदी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी या मेरठ? देखो, अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें से अधिकतर जो है वो या तो प्राकृत भाषा में है या फिर ब्राह्मी भाषा में। केवल 2 ही अभिलेख हैं जिनमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। अच्छा, खरोष्ठी लिपि के बारे में मैंने आपको हर वीडियो में बताया है जब जब ये क्वेश्चन आया है। केवल 2 अभिलेख ऐसे हैं जिनमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है, एक तो शहबाजगढ़ी अभिलेख और एक है मानसेरा अभिलेख। तो इन 2 अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। खरोष्ठी लिपि के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। नॉर्मल हम जो देवनागरी लिपि का प्रयोग हम करते हैं लिखने के लिए, तो लिखते हैं हम बाएं से दाएं लिखते हैं ना, बट खरोष्ठी लिपि में दाएं से बाएं लिखा जाता है, दाएं से बाएं लिखा जाता है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि अशोक के जो अभी तक अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं उनकी जो संख्या है वो है 14। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा? देखो, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। इस सभ्यता से हमें तांबे की प्राप्ति भी हुई है, स्वर्ण की प्राप्ति भी हुई है और चांदी की भी। ठीक है, हमें हर तरह के जो मेटल मिले हैं उनमें तांबा भी है, वो सोना भी है और चांदी भी है, बट जो लोहा है वो हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है चौथा। तो ये प्रश्न यूपी टेट और सी टेट के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसे प्रश्नों से आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि ऐसे प्रश्न जो हैं वो चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे पैट हो, चाहे बीएड एंट्रेंस हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कि कैसे प्रश्न जो है उनमें पूछे जाते हैं। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बस आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो इसलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।